मार्केट नीचे आ चुका है, 5-6% ड्रॉप हमने निफ्टी में देख लिया। अब ये वक्त है उन लोगों के लिए जिनके पास हाथ में पैसे हैं, पैसे लगाने के लिए। अब उनका ये समय होता है और इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स अवेलेबल है जिनके टारगेट सेम है, टारगेट चेंज नहीं हुए हैं, बस वो पहले से सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं सस्ते दाम पर? क्योंकि भाई कुछ लोग पैनिक में बेच रहे हैं, कुछ लोगों को डर लग रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सेम अर्निंग्स हैं, फंडामेंटल सेम है, टारगेट्स भी सेम है, बस वो और नीचे आपको सस्ते दाम पर मिलने वाले हैं। तो ऐसे में एसआईपी वाला बंदा क्या करता है? मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। तो जो लोग एसआईपी करते हैं या लम सम मार्केट गिरने पे पैसा लगाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है बस। तो आप एंड तक देखना, बढ़िया स्टॉक्स दूंगा आपको, टारगेट्स अभी भी वही है लेकिन अब बढ़िया प्राइस पे अवेलेबल है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया और क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब सबसे पहले स्टॉक से मैं शुरुआत करूंगा और वो कोई एक कंपनी नहीं है। आप अगर ये स्टॉक ले रहे हो ना तो आप समझो कि इंडेक्स ले रहे हो आप। इसके इतनी सारी सब्सिडरीज हैं, इसके अंदर इतनी सारी कंपनीज आती है और ये है हमारा फेवरेट, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो, LNT। अब LNT जो है यहाँ पे 3900 के आसपास चल रहा है और अगर कोई इंसान टेक्निकली देखे, टेक्निकल एनालिसिस करने बैठ जाए तो हो सकता है उनको ये स्टॉक्स बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली देख करके इनमें लोगों को डर लग रहा है तो यही सबसे बेस्ट टाइम है इनमें एंट्री का। जब लोगों को इनसे डर लगने लगे इनमें आप एंट्री लो। 3900 के आसपास ये अवेलेबल है। अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो मिडल ईस्ट से इनका 33% रेवेन्यू आता है। तो लोग बोलते हैं यार इनके तो रेवेन्यू को लॉस होगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई मिडल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो इनके पास और ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे। जब वहां पे रिकंस्ट्रक्शन जैसे ही ये TCT साइन होती है, जो होनी है चाहे आज हो या कल हो, इनके पास और बेटर सोर्स होगा रेवेन्यू का, और बेटर इन्होंने वहां पे अपना नाम बना लिया है मिडिल ईस्ट में। चाहे आप सऊदी अरेबिया लीजिए, चाहे आप कोई भी कंट्री उठाइए, वहां पे LNG के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, CNG के प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो अब डैमेज हो चुके हैं तो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किसके पास आएगा भाई? LNT के पास आएगा। ये डॉलर्स में भी कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये खर्चा कर रहे हैं डॉलर्स में और कमा नहीं रहे हैं डॉलर्स में। इनका ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो डॉलर्स में आ रहा है। तो मतलब जितनी भी चीजें बैठ रही हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी में शायद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, LNT को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। LNT को उससे उल्टा और ज्यादा एडवांटेज हो रहा है। साथ में LNT अगर आप देखोगे तो डिफेंस में बहुत अच्छा कर रही है। इसके ISRO के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, LNT के दूसरी डिफेंस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप किसी एक कंपनी में या एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड नहीं हो, आप एक पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड हो जिसमें हमेशा एक कंपनी होगी जो बहुत अच्छा करेगी अगर एक खराब भी कर रही है तो LNT एक ऐसा शेयर है। और इसमें इस वक्त अगर आप देखोगे तो रिस्क लार्ज कैप जितना है और रिवॉर्ड स्मॉल कैप जितना आ रहा है, क्योंकि इसके टारगेट्स बहुत ऊपर के हैं। तो 3900 के आसपास, अगर इससे नीचे भी जाता है 3500 तक, आपको मौका नहीं छोड़ना है। हर एक लेवल पे SIP करनी है और हर एक लेवल पे इसको अपने एवरेज कॉस्ट को ना आपको नीचे लेकर के आना है। यही आपका गोल होना चाहिए कि कितने कम से कम दाम पर मैं अपनी होल्डिंग को कर पाऊं, क्योंकि टारगेट्स का ध्यान ये स्टॉक खुद रख लेगा। अब यहाँ पे टारगेट्स कितने रखने चाहिए कोई अगर मेरे से पूछे तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं, एक साल के अंदर अंदर आपको 1000 ऊपर पॉइंट्स के टारगेट्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप 5000 तक के टारगेट्स भी बड़े आराम से रख सकते हो। लेकिन अगर किसी को बड़े टारगेट्स के लिए रखना है क्योंकि वो SIP कर रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से आप 5 साल इसे आराम से होल्ड कर सकते हो और यहाँ से आप डबल, यहाँ से मतलब मैं कहूंगा 10,000 तक के टारगेट बड़े आराम से रख सकते हो। तो गोल होना चाहिए लो से लो कॉस्ट पर एवरेज करना। अब बात करूंगा अगले कंपनी की। अब जो नेक्स्ट कंपनी है ये बहुत बड़ी कंग्लोमरेट नहीं है, बट इसके भी काफी सारे बढ़िया अगर आप देखोगे तो बहुत ही हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स। और मैं बात कर रहा हूँ BEML के। यस, BEML हमने पहले भी दिया है और इस वक्त अगर आप देखोगे इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे अवेलेबल है, जिस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आपको लो से लो प्राइस पर आपका गोल होना चाहिए इसे आप एवरेज कर पाओ। सबसे पहले कंपनी करती क्या है? तो कंपनी को रेलवेज की ग्रोथ से बहुत फायदा है, कंपनी को डिफेंस की ग्रोथ से बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ रही है, राइट। रेलवेज में बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है। हम लोग बुलेट ट्रेन में इन्वेस्टमेंट इतने कर रहे हैं, रेलवे में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो BEML अगर आप देखोगे तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करती है इंडिया के लिए। दूसरा सेक्टर है डिफेंस। BEML के डिफेंस में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्योंकि डिफेंस में भी हमें पता है बहुत अच्छी ग्रोथ आनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखोगे सारी कंट्रीज ने अपने डिफेंस के इन्वेस्टमेंट्स को 50% तक बढ़ा दिए हैं पिछले 5 सालों में। और इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है। हालांकि इंडिया ने भी ग्रोथ किया है बट स्टिल अभी भी काफी पोटेंशियल है। तो BEML जैसे कंपनी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टारगेट्स बड़े आराम से आप इसमें सबसे पहला टारगेट रखो यहाँ से 30% ऊपर तक का। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग नहीं है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है भाई। स्टॉक अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपको एवरेजिंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ
से 30% तक का अपसाइड आपको बड़े आराम से 1 साल में देखने को मिल सकता है, और 50 to 100% का अपसाइड आपको मिल सकता है अगर आप 2 से 3 साल तक वेट कर सकते हो तो एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है ये, ठीक है, आप ये मान करके चलिए। अब बात करूंगा अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक क्या है? अगला स्टॉक इन दोनों से बिल्कुल हटके है और ये है सियाट। अब मैं बात कर रहा हूं टायर बनाने वाली कंपनी सियाट की। यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है बाइंग का। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेल्स बहुत ही बढ़िया रहे, जीएसटी जब से कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट घटे हैं, सारी चीजें फेवरेबल हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। लेकिन ऑटोमोबाइल को सपोर्ट करने वाला सेक्टर कौन सा है? टायर का सेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे टायर कंपनीज में बहुत बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिली है, और सियाट ऐसी कंपनी है जिसके प्रोजेक्शंस आगे भी बहुत बढ़िया हैं। यस, अगर आप इनका ग्रोथ देखोगे, इनके वॉल्यूम देखोगे, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक वार्निंग मैं दूंगा, इनका जो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम अभी बढ़ते हैं तो इनके लिए जो कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। बट ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप देखोगे तो आगे वॉल्यूम ग्रोथ आनी डबल डिजिट में एक्सपेक्टेड है। आगे मार्जिन में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है, बट अगले 1 से 2 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया पैक है हमारे हिसाब से। बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए इसे, और बहुत ज्यादा लोगों का इस पर ध्यान भी नहीं है, तो इसे ना मिस करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा, आपको यहाँ से 5-10% ये नीचे भी मिलता है तो आपको एवरेजिंग करनी है। टारगेट्स मैंने बताया, यहाँ से 30% ऊपर तक के टारगेट्स 1 साल के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 50 से 100% के टारगेट्स रखने हैं तो 2 से 3 साल आपको वेट करना होगा। बस लो कॉस्ट पे आपको एवरेजिंग करनी है। अब मैं बात करता हूं अगले पिक की। अब ये जितने भी मैंने स्टॉक्स बताया ना, अगर इनके आप चार्ट उठा करके देखोगे, हो सकता है किसी में टेक्निकली आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत बुलिश लगे, किसी में टेक्निकली आपको बहुत बेयरिश लगे। तो ये खाली टेक्निकल पिक्स नहीं है अगर आप देखोगे, क्योंकि ये फंडामेंटल पिक्स है, और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे स्टॉक्स हैं जो आगे अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेकर के आएंगे, हमें पता है इनके टारगेट्स वही रहने वाले हैं, और बस कम दाम पर अवेलेबल है पहले से, दैट्स इट। तो ये हमारा इसमें रैशनल है, तो सही रैशनल के साथ इन्वेस्ट करना आपको जरूरी, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पैसे लगा रहा हूं तो इसका क्या रैशनल है। अब आखिरी में भी मैं ऐसी कंपनी बता रहा हूं जिसमें कुछ इवेंट्स हैं। सबसे पहले इसकी एक सब्सिडरी है जिसका आईपीओ आना है, और ये बेसिकली डीमर्ज होगा। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस की, और रिलायंस जियो का 1 साल के अंदर आईपीओ आप मान के चलो आ सकता है। इससे पहले जो इनका जो आईपीओ आया था वो आया था जियो फाइनेंस का। तो जिन्होंने भी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट की थी ना, सिर्फ जियो फाइनेंस के डीमर्जर होने के बाद जो लिस्टिंग हुई है उनका 30% का फायदा हो गया था। बिना रिलायंस के बढ़े, रिलायंस नहीं बढ़ा, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से इतना फायदा हो गया। तो जब भी ये स्टॉक्स डीमर्ज होते हैं, अलग से लिस्ट होते हैं ना, तो बहुत बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होती है। और जियो के वैल्यू अनलॉक होने से, डीमर्जर से और लिस्टिंग से, हमें लगता है कि यहाँ पे 30 से 35% तक का अपसाइड आपको रिलायंस जैसे कंग्लोमरेट में मिल सकता है। तो ये होना है इस साल के एंड तक। तो 1 साल में मुझे पता है ये स्टॉक यहाँ से 30% तक अपसाइड दे सकता है। तो अगर यहाँ से 20% या 10% नीचे मिलता है तो मैं और ज्यादा क्वांटिटी में एसआईपी करूंगा और लूंगा। तो ये ऐसा स्टॉक है जिसे बिल्कुल मत मिस करो आप। यहाँ पे लोग शायद नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, टेक्निकली मैं कहूंगा इस पे ध्यान मत दो, इसके चार्ट्स को ओपन करके मत देखो, और जैसे ही ये नीचे जाता है, बेयरिश लगता है, आप एसआईपी करके इसे और ऐड करो अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। अब इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम अपने क्लाइंट्स को भी दे चुके हैं, तो हम आपको वैसे स्टॉक्स ही दे रहे हैं जो आपके लिए है, जो फ्री में आपको दे रहे हैं। हम हमारे पेड यूजर्स को भी ये स्टॉक्स दे चुके हैं, तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, जो ऑलरेडी हमने कई लेवल्स पर, इससे नीचे लेवल पर भी हमने बाइंग करवाई और आगे भी हम करवाएंगे। ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं अगर ये नीचे के दाम पर मिलते हैं तो ये स्टॉक्स आपको मिल चुके हैं, आपको रैशनल मिल चुका है, आप क्यों लगा रहे हो हर एक कंपनी में। करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे जहां मिले आप अलर्ट लगा लो, आपको वहां पर लेना है, और आपको टारगेट से बता दिया कितना अपसाइड आपको एक्सपेक्ट करना है। अब ये वीडियो पसंद आई तो इसे आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो करना है हमारे चैनल को। अगर आपको ऐसे ही इनसाइट्स, ऐसे ही अच्छे स्टॉक पिक्स चाहिए, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.